नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज विज्ञान की चौथी क्लास रहेगी। इससे पहले हम 3 क्लासेस इसकी कवर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में आपको वो 3 क्लासेस मिल जाएंगी। और देखिए, आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विज्ञान का, देखिए इससे आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। 100% क्या, देखिए ज़्यादातर प्रश्न ही इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखिए जो मैं टॉपिक आज कवर करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम होगा पर्यावरण के मुद्दे। और देखिए, जे 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में जो चैप्टर है, तो उसी में से मैंने सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, आपको देखिए 2 कथन दे रखे हैं। आपने बताना कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कणिकीय पदार्थों को हटाने का सर्वोत्तम तरीका है। कथन दूसरा है कि PM 4.5 आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है। तो देखिए निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए केवल पहला कथन ही सत्य है, दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत क्यों, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए दूसरा कथन असत्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है। क्योंकि देखिए जितने जो सूक्ष्म कण होंगे आपके सांस के द्वारा जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और आपको क्या पहुंचाएंगे, नुकसान। तो दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2.5 माइक्रोमीटर इससे कम के अगर कण हो तो वो मानव के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होंगे, सबसे अधिक नुकसानदेह। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम। देखिए आपने बताना है कि जो कथन दे रखे, जे आपको युग्म दे रखे, क्या ये सही सुमेलित हैं या नहीं, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो आपने बताना इनमें से कौन से कथन जो युग्म है वो सही सुमेलित है। तो देखिए तीनों ही युग्म सही सुमेलित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है। तो कथन नीचे आपको दिए गए हैं 3, आपने बताना कि सही उत्तर क्या है इनमें से। तो पहला कि वाहनों में CNG के जलने के बाद अवशेष कम बचता है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की जा सकती। तीसरा कि CNG गैस का प्रमुख संगठक मीथेन है। तो देखिए तीनों ही कथन क्या है, सही है। तीनों ही कथन सही है, इसलिए डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। और जो 3 कारण दिए रखे हैं, ये तीनों ही कारण सही है। तो इसके बारे में थोड़ा देखिए, हम इस डिटेल में जानते हैं। तो वाहनों में CNG सबसे अच्छी तरह से जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बचता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। इसी कारण वाहनों में डीजल और पेट्रोल की जगह CNG प्रयोग की जा रही है। दूसरा कारण है कि CNG डीजल व पेट्रोल से सस्ता है। तीसरा है कि CNG की चोरी नहीं की जा सकती और डीजल या पेट्रोल की तरह इसे अपमिश्रित यानी कि इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। इसका अगला कारण है कि इसका मुख्य संगठक मीथेन है। इसके अलावा इसमें इथेन और प्रोपेन गैसें भी होती हैं। CNG चूंकि प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है, इसलिए संपीड़न से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। इस कारण से ये क्या है, एक पर्यावरण हितैषी ईंधन है। तो इन कारणों की वजह से डीजल और पेट्रोल की जगह CNG का उपयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपने बताना इन कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कि जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। शैवाल प्रस्फुटन से जल की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए सिर्फ पहला कथन ही सत्य है, दूसरा कथन गलत है। तो दूसरा कथन गलत क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए दूसरा कथन असत्य है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है, ना कि बढ़ती है, और मछलियां मर जाती हैं। कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अतिशय विषैले होते हैं। पहला कथन सत्य है। जब जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति पाई जाती है, तब इन पोषकों के कारण प्लवकीय मुक्त प्लावी शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन अलगी ब्लूम कहा जाता है। शैवालों की वृद्धि के कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। तो देखिए शैवाल प्रस्फुटन किसे कहते हैं, जब जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति हो जाती है, तब इन पोषकों के कारण प्लवकीय शैवाल की
अतिशय वृद्धि यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उनकी वृद्धि होती है, तो इसी को क्या कहते हैं, शैवाल प्रस्फुटन। नेक्स्ट है कि किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो हायसिंथ। हायसिंथ, और इसका जो वैज्ञानिक नाम भी दिया रखा है आइकोर्निया केसीपिज। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन को सही तरीके से परिभाषित करता है, तो कथन सी, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना, इसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन को। जे जैव आवर्धन की क्या परिभाषा है, तो खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना, इसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन, इसका तात्पर्य है क्रमिक पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना। इसका कारण है जीव द्वारा संगृहीत अविषालु पदार्थ उपापचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकता और इस प्रकार जो अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। उद्योगों के अपशिष्ट जल में विद्यमान प्राय कुछ विषैले पदार्थों में जलीय खाद्य श्रृंखला जैव आवर्धन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी भी झील की अधिक उम्र होने के साथ उसमें पोषक तत्वों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ती जाती है, जे परिघटना कहलाती है। तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है, तो सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, झील में शैवाल की अतिशय वृद्धि के कारण अरमणीक मल्फेन बनते हैं तथा झील से अरुचिकर गंध निकलने लगती है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो ये आपको 3 कारण दिए गए हैं, कौन से कारण सत्य हैं, तो केवल एक कारण सही है, जो कि पहला है, जलाशय में नाइट्रेट और फॉस्फोरस जैसे प्रदूषकों की अत्यधिक वृद्धि के कारण झील से अरुचिकर गंध निकलने लगती है। तो देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों में झीलों का वहित मल कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ, यानी कि यूट्रोफिकेशन। इसके मुख्य संदूषक नाइट्रेट और फॉस्फोरस हैं, जो पौधों के लिए पोषक का कार्य करते हैं। इन पोषकों के कारण शैवाल की वृद्धि अति उद्दीप्त होती है, जिसकी वजह से अरमणीक मल्फेन बनते हैं तथा अरुचिकर गंध निकलती है। ऐसा होने से जल में विलीन ऑक्सीजन, जो अन्य जल जीवों के लिए अनिवार्य है, समाप्त हो जाती है। साथ ही झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक संपूर्ण मत्स्य समष्टि को विषाक्त कर सकता है, जिनके अपघटन के अपशेष से जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। इस प्रकार झील घुट घुट कर मर जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के उपयोग से होती हैं, पेचिश, इसे अतिसार कहते हैं, टाइफाइड, पीलिया यानी कि जिसे जॉन्डिस कहते हैं, हैजा, कोलरा। तो आपने बताना कि निम्न में से कौन सी बीमारियां जो प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो कथन देखिए, तो ये चारों ही जो 4 बीमारियों के नाम दे रखे हैं, ये चारों ही किसके कारण होते हैं, तो प्रदूषित जल के कारण। हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों के बाहित मल में बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं और उचित उपचार के बिना इसको जल में विसर्जित करने से मानव को कठिन रोग जैसे पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि हो सकता है। और देखिए दूषित जल से जो भी बीमारी होती है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक उपस्थित गैसों का उनके प्रतिशत के आधार पर सही क्रम आपने बताना है कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में जिसका योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। तो आपने घटते क्रम पर बताना कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा योगदान है ग्रीन हाउस प्रभाव में। तो उसके अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है 60%। इसके बाद मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC 14% तथा नाइट्रस ऑक्साइड 6%। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल दोनों गर्म हो जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित कर पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए 1 और 2 दोनों ही कथन क्या हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। देखिए उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाते हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बजाय ठंडा होकर
18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर भेज देती है। ये चक्र अनेकों बार होता रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। तो देखिए, मैदानों यानी कि मैदानी इलाकों के लिए 33% वन क्षेत्र होना चाहिए और पर्वतीय इलाकों के लिए 67%, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट है डॉप्सन। ये भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी आंख का कौन सा भाग परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है। तो कौन सा भाग, आंख का कौन सा भाग परावैंगनी विकिरणों का अवशोषण करता है। तो श्वसनमंडल, जिसे क्या कहते हैं, कार्निया। हमारी आंख का श्वसनमंडल यानी कार्निया परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है। इसकी उच्च मात्रा के कारण कार्निया का शोध हो जाता है, जिससे हिम अंधता यानी कि स्नो ब्लाइंडनेस, हिम यानी स्नो, अंधता मीन्स ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस यानी कि मोतियाबिंद आदि कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, कार्निया का शोध हो जाता है। ओजोन परत के क्षय के कारण परावैंगनी विकिरण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर कौन सा प्रभाव डालेगी। ये कथन दे रखे हैं कि इन ये कारण दे रखे हैं कि कौन सा प्रभाव, ये तीन दे रखे हैं, क्या ये प्रभाव ओजोन परावैंगनी विकिरणों के कारण पड़ता है जीवों पर या नहीं पड़ेगा। आपने बताना कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला प्रभाव, दूसरा प्रभाव, तीसरा प्रभाव कौन सा सही है। तो देखिए, पहला प्रभाव ये दे रखा है जो कि परावैंगनी विकिरणों का पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर पड़ेगा। आपने बताना कि ये सही है या नहीं। सजीवों के डीएनए और प्रोटीन को भंग कर देगी। दूसरा, त्वचा कैंसर होता है इससे। तीसरा, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो देखिए, केवल एक और दो कथन, यानी कि पहला सजीवों के डीएनए और प्रोटीन भंग कर देगी, दूसरा त्वचा कैंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहले इसका थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। सप्ताप मंडल में ओजोन परत का क्षय देखिए, एक और प्रश्न बन सकता है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है वायुमंडल के। तो समताप मंडल। ओजोन परत का क्षय विस्तृत रूप से होता है, लेकिन ये क्षय अंटार्कटिका क्षेत्र में खासकर विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप जहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः ओजोन छिद्र, देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया है, कहाँ, तो अंटार्कटिका क्षेत्र में, ठीक है, अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन होल। परावैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेज की अपेक्षा छोटे तरंगदैर्घ्य युक्त परावैंगनी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगभग पूरी अवशोषित हो जाती है, बशर्ते ओजोन स्तर ज्यों का त्यों रहे। सजीवों के डीएनए और प्रोटीन खासकर परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्ड्स को भंग कर देती है, जिसके कारण उत्परिवर्तन भी हो सकता है। इसके कारण त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं, इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और विविध प्रकार के त्वचा कैंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेवार है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपको पता है ये कहाँ से निकलती है, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से ये गैस निकलती है। समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और अपक्षय निम्नीकरण में संतुलन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से इसका संतुलन बिगड़ गया है। वायुमंडल के निचले भाग में उत्सर्जित CFC ऊपर की ओर उठता है और जो समताप मंडल में पहुंचता है तथा समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उस पर कार्य करती हैं। समताप मंडल में जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुड़ते जाते हैं उनका ओजोन स्तर पर स्थायी और सतत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई। तो 1985 में पहली बार शुरू की गई, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। तो जी आप याद रखेंगे, प्रश्न अगर ऐसे बन जाए कि कोलीफॉर्म जीवाणु की जल में उपस्थिति क्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, जल का संदूषित होना दर्शाती है। और 1985 में गंगा सफाई योजना शुरू की गई। इसके अलावा देखिए, गंगा
हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाना है। उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन से गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ गया है कि ये विषैली बन गई है, जिसके कारण जल में मछलियां मरने लगी है। नेक्स्ट है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। ये पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, चिपको आंदोलन के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, आपने बताना जी कौन से कथन सत्य हैं। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई। चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ। तो देखिए सत्य बताने आपने, तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन भी क्या है? सत्य है। तो देखिए पहला और तीसरा कथन सत्य है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम था। ये आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में गढ़वाल उत्तराखंड, यानी कि किस राज्य से संबंध है? उत्तराखंड से, कि रेन्नी नामक गांव में 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। ये विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने के लिए जब ठेकेदार आए तो स्थानीय पुरुष वहां नहीं थे, तो बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन आ गईं तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर, यानी कि चिपक कर, इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठेकेदार के आदमी को वृक्ष काटने से रोका, अतः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। देखिए अब सूची का आपने एक सूची को दूसरी सूची से आपने मिलान करना है। ये जल संग्रहण पद्धति दी गई है सूची 1 में और सूची 2 में संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो देखिए जो ए है उसका मिलान होगा बिहार से कुल्ह, यानी कि जो दूसरा बीज दे रखा है जल संग्रहण की पद्धति कुल्ह, उसका होगा हिमाचल प्रदेश में, और खादिन राजस्थान, और एरिस कहाँ की जल संग्रहण की पद्धति है? तमिलनाडु। देखिए जल संग्रहण की पद्धतियाँ लेकिन अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिस नाम से जाना जाता है जिस राज्य में, तो वो दे रखा है। तो देखिए राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी कहा जाता है, जल संग्रहण पद्धति वहाँ पर है जे वाली। महाराष्ट्र में जल संग्रहण पद्धति बंगारम एवं ताल प्रचलित है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बंदिश, बिहार में आहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला एवं पेट्रोलियम अजैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। अपर्याप्त वायु में कोयला एवं पेट्रोलियम को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है? सही है। क्या पूछा गया कि कौन से कथन सही हैं? तो दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन सही हैं। तो देखिए कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है।